नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपका सीबीएसई क्लास 10th का हुआ है हिंदी का पेपर। तो 2024 का ये मेरे पास है सेट 3। आज इसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे और आई होप आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी ए है हमारे पास। आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट था। सबसे पहले खंड ए के जो आंसर उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गद्यांश आया था जिसे आपको ध्यान से पढ़ना था और उसके ऊपर जो आधारित दिए गए प्रश्न हैं उनके सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनकर टिक करके वहाँ पे आपको मार्क करना था, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट था। इसके अंदर पार्ट हैं 5, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल 5 मार्क्स का ये है, ठीक है। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ लिया होगा गद्यांश को अच्छे से। सीधा इसके आंसर की डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट दे रखा है उसमें हमें बोला है कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। एक कथन दे रखा है हमें और एक यहाँ पे कारण दे रखा है। तो कथन बोल रखा है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से ईंधन तैयार करना सर्वोत्तम है, यानी बेस्ट है। और इसका कारण बोल रखा है कि ईंधन बनाए जाने की वह प्रक्रिया कार्बन उत्सर्जन से रहित होती है। तो जो कथन है उसमें तो ये बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो ईंधन तैयार करने के लिए, फ्यूल तैयार करने के लिए बेस्ट होती है। और इसके कारण में बोला है क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन रिलीज नहीं होता है। तो ये कथन भी सही है और इसका कारण भी, इसकी व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट था इसमें हमें बोला था ग्रीन फ्यूल कौन सा है। तो ग्रीन फ्यूल क्या होता है कि कोई भी प्राकृतिक जो हमारी ऊर्जा है, यानी वो सारी की सारी जो हमें नेचुरल हमें एनर्जी मिलती है उससे जब हम बिजली तैयार करते हैं, बिजली की मदद से ईंधन तैयार करते हैं, फ्यूल तैयार करते हैं, उसे ही हम ग्रीन फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये हमें बी ऑप्शन में दे रखा है कि पानी और प्राकृतिक ऊर्जा से मिली बिजली से तैयार ईंधन, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन फ्यूल कहते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो, यहाँ पे बोला है पृथ्वी पर मौजूद समस्त हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन क्यों नहीं कहा जा सकता। तो जैसा हमने इस गद्यांश में जो पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ोगे तब इसमें साफ साफ बोल रखा है कि जो हाइड्रोजन है वो अलग से फ्री स्टेट में नहीं होती है हमारे वातावरण के अंदर, यानी किसी ना किसी और तत्व के साथ हाइड्रोजन मिली हुई होती है, गुथी हुई होती है। इसी कारण हम जितनी भी हाइड्रोजन है उसको ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कह सकते। और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है, धरती पर उपलब्ध अन्य तत्वों के साथ गुथा हुआ है हाइड्रोजन। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसका फोर्थ जो पार्ट है इसमें बोला है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो जीवाश्म है ईंधन से बचना क्यों ज़रूरी है। तो जीवाश्म यहाँ पे ईंधन किसको कहा गया है कि जो जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल हो गया, कच्चा तेल हो गया, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होगा, प्रदूषित होगा, उसमें पोल्यूशन फैल जाएगा। तो इससे बचना क्यों ज़रूरी है, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषण से रहित रहे, यानी उसमें प्रदूषण ना हो। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है कि इससे बचना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण रहित पर्यावरण के लिए ही इससे बचना ज़रूरी है। तो एक ऑप्शन जो इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर इसका फिफ्थ जो पार्ट है इसमें बोला है गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उचित विकल्प छांट कर लिखिए कि हाइड्रोजन ईंधन से हमें कौन सा या कौन से लाभ मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन ईंधन मिलेगा तो इससे क्या लाभ होगा, देखो इससे यहाँ पे 3 यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ऑप्शन दे रखी है, इनको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे करेक्ट जो विकल्प है वो चुनना था, ठीक है। तो फर्स्ट में बोल रखा था जीवाश्म ईंधन, कच्चा तेल आदि पर निर्भरता कम होगी। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन ईंधन आ जाएगा तो इनके ऊपर क्यों जाएंगे हम, इनको क्यों जलाएंगे, क्यों अपने वातावरण को प्रदूषित करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेट में बोल रखा है सबको जो सस्ती बिजली मिलेगी, इसका जिक्र नहीं दे रखा, इसका जिक्र गद्यांश में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चुनेंगे यहाँ पे। और थर्ड जो है इसमें बोल रखा है ग्रीन हाउस गैस, यहाँ पे बोल रखा है उत्सर्जन में काफ़ी कमी आ सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है वो निकलेगी ही नहीं,
यानी कि जो ग्रीन हाउस जितनी भी गैस है, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये नहीं निकलेगी, यानी हमारी प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि अगर हाइड्रोजन ईंधन आ जाएगा तो इससे लाभ ये मिलेगा कि जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कच्चा तेल आदि, इन पर निर्भरता कम होगी, हम इनकी ओर नहीं जाएंगे। और थर्ड इसका ये सही है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन यानी वो नहीं प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गद्यांश पढ़ के उत्तर देने थे, अब आपको यहाँ पे काव्यांश पढ़ना है, यानी एक कविता दे रखी है उसको पढ़ना है। ये भी 5 नंबर का था, इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और यहाँ पे ऑप्शंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली होगी सारी की सारी कविता। सीधा इसके जो आंसर की उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो मेरे पास पेपर है ये थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं यही सोच के चल रही हूँ यहाँ पे कि आप अपना पेपर साथ में खोल लोगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वीडियो में देखकर तो आप उसको खुद ही सुनकर कम से कम अपने पेपर में करेक्ट आंसर की उसकी डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये बोला था कथन और जो कारण है इन पे विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो कथन में तो ये बोल रखा है किसान को वर्षा की प्रतीक्षा में एक एक दिन भारी पड़ता है, तो ये तो बता रखा है हमें कविता के अंदर। ठीक है, और इसका कारण ये बोल रखा है किसान का परिश्रम वर्षा पाकर ही फलीभूत होता है, तो इसका कारण सही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे तो सही है इसका कारण, लेकिन इसके जो कथन है उसको सही व्याख्या नहीं कर रहा है उसकी। ठीक है, मतलब इसकी जो रीज़न है वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कथन में तो ये बिल्कुल सही कहा है कि जो किसान है वो वर्षा की बहुत, यानी जो रेन होती है, बारिश होती है, उसकी बहुत प्रतीक्षा करता है। उसकी वो प्रतीक्षा में एक एक दिन बहुत भारी लगता है, बहुत बड़ा लगता है, तो कथन बिल्कुल सही है। कारण भी सही है कि जो किसान की परिश्रम होती है वो वर्षा पाकर ही फलीभूत होती है, कंप्लीट होती है। पानी आएगा, वर्षा आएगी, तभी तो जो फसलें हैं वो यहाँ पे लहराएंगी। तो हम कहेंगे कि कथन सही है, कारण सही है, लेकिन इसकी व्याख्या पूरी तरीके से नहीं की है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट में बोला है कवि ग्राम देवता को कहाँ बिठाकर सम्मान देना चाहता है। तो इसमें वो कहते हैं कि जो ग्राम देवता है, जहाँ पे जो किसान होते हैं उनको संबोधित करते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें सिंहासन पर बिठाकर सम्मान देना चाहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है कि उच्च सिंहासन पर बिठा के सम्मान देना चाहते हैं। फिर इसका थर्ड पार्ट ये कहता है मृत अंकुर भी उठे जाग का अभिशाप है। इनमें से ऑप्शन आपको सही सिलेक्ट करना था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जब बहुत ही स्नेह से, बहुत ही श्रम से, यानी बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से जब किसान बीज उगाता है, अगर जिस प्रकार कोई यहाँ पे ऐसा अंकुर है, यानी कोई एक ऐसा बीज है जो अंकुरित हुआ है जिसमें स्प्राउट्स तो आए हैं, लेकिन अगर वो खराब बीज भी हो गया ना तो भी इतने प्यार से उगाता है उसको किसान कि उसकी श्रम, उसकी मेहनत और उसके प्यार को देखकर जो बीज होता है वो यहाँ पे खिल जाता है, यानी परिफुलित हो जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ जो पार्ट है इसमें बोल रखा है कवि ने नारी शक्ति किसे कहा है। तो यहाँ पे ना ही कवि ने यहाँ पे किसान की पत्नी का जिक्र किया है, ना ही उसकी माँ का जिक्र किया है, और ना ही ग्रामीण महिलाओं का जिक्र किया है सिर्फ किसान का। और इसी वजह से कवि ने ये भी यहाँ पे बताया है, जैसे आप अगर देखते हो कि नारी शक्ति देवता की, तो यहाँ पे इन्होंने देवता किसको बताया है, यहाँ पे किसान का ही जिक्र कर रहे हैं, तो नारी शक्ति भी इन्होंने किसको कहा है, किसान को ही कहा है। ठीक है, तो इसका फोर्थ जो पार्ट है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसमें बोला है काव्यांश में किसान को मनुज शेष क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे शेष का मतलब है शेषनाग। जिस प्रकार शेषनाग क्या करते हैं, जो विष्णु जी हैं उनका भार उठाते हैं, और विष्णु जी ही पूरी पृथ्वी का, पूरे लोकों का, यहाँ पे यूनिवर्स का भार उठाते हैं, धरती का भार उठाते हैं। तो उसी प्रकार ये कहते हैं कि जो किसान है वो पूरी धरती का, जिस प्रकार शेषनाग पूरी धरती का बोझ उठाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे किसान भी पूरे धरती का जो भार है उसको धारण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, कि यहाँ पे कहना चाहते हैं जो कवि हैं किसान को मनुष्य शेष इसलिए कहते हैं कि शेषनाग की भांति धरती का भार धारण करने के कारण। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप थे, काव्यांश और गद्यांश, दोनों को ही मैंने यहाँ पे आंसर की आपके साथ डिस्कस कर ली है। आप मुझे बताना ज़रूर आपका पेपर कैसा हुआ और आपके कितने आंसर यहाँ पे सही लग रहे हैं आपको। अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।